हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 23 ऑफ सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या कह रहा है। एक सम ऑफ मनी, एक मनी आपने इन्वेस्ट करा था, वो कितना हो गया, डबल हो गया, 2p हो गया। कितने टाइम में हुआ, 15 साल में। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। तो p से 8p होने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए बस वही करेंगे, 8 को किसकी फॉर्म में लिख देंगे, 2 की फॉर्म में लिख देंगे। तो अगर आप 2 का क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 ही माना जाएगा। और सेम टाइम नीचे लिखेंगे 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो ये आपका पावर बना है। तो 15 3 जा 45 ईयर्स लगेंगे उसको कितना होने में, 8 टाइम्स होने में। अब हमसे पूछा जा रहा है विच नंबर इज नीदर रैशनल। रैशनल कौन से होते हैं, p बाय क्यू की जो भी फॉर्म में होता है। अब देखो ये जो नंबर है -4, ये भी इसके नीचे क्या है, 1 है, p बाय क्यू की फॉर्म में है। ये भी किसकी फॉर्म में है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये भी किसकी फॉर्म में है, p बाय क्यू की फॉर्म में। तो हमसे पूछा जा रहा है नीदर रैशनल नॉर इंटीजर। ठीक है, तो अब ये जितने भी नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, p बाय क्यू की फॉर्म में ही होते हैं। तो एक ये अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है यही नंबर क्या होता है, ना तो ये रैशनल होता है ना ये इंटीजर होता है। मतलब बेसिकली जो अंडर रूट के नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर्स में नहीं काउंट होते। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्रेन ने स्टार्ट करा मुंबई से सुबह के 6 बजे और कोल्हापुर पहुंच गई कितने बजे, 2:30 बजे। तो देखो इसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, 8.5 घंटे। अब वो कह रहा है, और वो भी देखो सेम डे, मतलब डे भी काउंट करना है कि सेम डे ही पहुंची है। तो और हमसे कहा गया है जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितना है 60 और टाइम कितना लगा है 8.5 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया 510 किलोमीटर। अब देखिए, अब जैसे वो होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। अब ऐसे ही उसने क्या करा है, एक आपका स्फेरिकल टैंक बना दिया। एक स्फेरिकल टैंक है, उससे आपने छोटे छोटे सिलेंड्रिकल टैंक्स को क्या करा है, फिल करा है। ठीक है, तो अब जितने भी सिलेंड्रिकल टैंक्स आपने फिल करे तो जो इसका वॉल्यूम रहेगा वो इन तीनों का कंबाइंड वॉल्यूम होगा। मतलब ठीक है ना, समझ में आया। जैसे ऑब्जेक्ट मेल्ट करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, वैसे अगर आप एक टैंक से 4 टैंक फिल करोगे तो उन सबका भी वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। अब वो क्या कह रहे हैं, एक स्फेरिकल टैंक था जो किससे भरा हुआ था, पानी से, जिसका रेडियस क्या था, जिसकी त्रिज्या थी 6 मीटर। अब देखो स्फेयर का, गोले का क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है ना, त्रिज्या यही है। इससे उसने क्या करा है, द टैंक इज यूज टू फिल सिलेंड्रिकल कंटेनर। उस टैंक से सिलेंड्रिकल कंटेनर भरे गए हैं, ईच विद द रेडियस 1 मीटर और हाइट कितनी है 12 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने कंटेनर फिल्ड करे गए। मान लेते हैं n कंटेनर फिल्ड करे गए हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, आर हमें दे रखा है 1 इंटू में h। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 2 6 जा 12, 12 से 12 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 4 जा 24। तो 24 सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या करे गए हैं, फिल करे गए हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक क्यूब है, एक जिसका साइड लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक पूर्ण घन के अंदर एक बड़ा संभव गोला फिट किया गया है। तो बेसिकली एक जो क्यूब है उसके अंदर उन्होंने क्या रखा है, एक स्फेयर रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन द क्यूब। तो जो ये एम्प्टी स्पेस है वो बताना है। तो हमें क्यूब में से क्या माइनस करना है, स्फेयर को माइनस करना है। तो क्यूब का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। तो ये है हमारे पास 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का 512, 8 का क्यूब 512 माइनस में ये होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब देखो आर कितना होगा इसका, जो ये इसकी साइड है उसका आधा क्या होगा, स्फेयर का रेडियस होगा। तो आर कितना है हमारे पास, 4 का क्यूब। तो इसको करोगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 पाई बाई 3। क्योंकि ऑप्शंस में पाई हमेशा गिवन है तो मैंने उसको ऐसे ही कर दिया। तो आंसर रहेगा 256 पाई बाई 3।
अब देखिए वो कह रहा है ए और बी ने एक एंटर करा है एक जॉइंट वेंचर में ए और बी ने एक संयुक्त उद्यम शुरू करा। ए ने कैपिटल लगाया 1.5 लाख का, बी ने लगाया 2 लाख का कैपिटल। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए ने ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट करा कुछ लेबर वर्क इक्विवेलेंट टू 50,000। तो जो लेबर वर्क ए ने दिया, जो भी उसने काम करा, उसका जो वैल्यू है वो उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ए का टोटल कैपिटल भी कितना हो गया 2 लाख, और बी का भी टोटल कैपिटल कितना है 2 लाख। ठीक है, और 1 साल तक ये काम चला। अब 1 साल दोनों के अंदर है, तो अब चाहो लगा दो चाहो नहीं लगाओ। तो अब वो क्या कह रहा है, दे अर्न अ प्रॉफिट 1,20,000, एंड में प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का। तो पहले तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं, वो कितना हो गया 1:1। ठीक है, तो और उन्होंने क्या करा, इफ दे एग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यही कॉन्ट्रीब्यूशन का उनका रेशियो आया। तो हमसे पूछा जा रहा है ए का शेयर, तो 1,20,000 में से आधा किसको मिल जाएगा, ए को। तो ए का शेयर कितना हो गया 60,000। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक बैनर है इन अ शेप ऑफ ट्रेपेजियम, एक बैनर समतल त्रिभुज है ऐसे करके, ये ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, और उसकी बेसिस है 5 और 3, ये बेस होती है 5 और 3। उसका हाइट हमें दे रखा है 4 मीटर, और उसका पेंटिंग का कॉस्ट है 250 रुपए पर मीटर स्क्वायर, सब कुछ मीटर में है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल कॉस्ट। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए प्लस बी, ये होती है ए, ये होती है बी, इनटू में एच। ठीक है, तो हाफ ए प्लस बी हमारे पास कितना हो गया 8, इनटू में एच 4, और पेंटिंग का कॉस्ट कितना आ गया 250, मल्टीप्लाई एंड में 250 से करना है। तो ये हो जाएगा 4 4 16, इनटू में 250। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4,000 रुपीज उसका क्या आएगा, कॉस्ट आएगा। अब ये भी कुछ सेम ही है। वो कह रहा है एक फार्मर के पास लैंड है जो क्या है, 2 एडजॉइनिंग ट्रेपेजॉइड है, वो ये ट्रेपेजियम है, दोनों है, 2 है, मतलब एक है 2 है। देखो दोनों का बेसिस हमें दे रखा है। फर्स्ट वाले का ट्रेपेजियम 1 की बात करें तो बेस है कितना 70 और 50, तो इसका एरिया निकालेंगे हाफ, इनटू में ये हो जाएगा 120, और हाइट है 12। ठीक है ना, ये फर्स्ट वाले का है। दूसरे वाले का बेस कितना है, हाफ 50 और 30 80, इनटू में 15। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, लैंड का कॉस्ट है 60 रुपए पर मीटर, तो हमसे टोटल लैंड का कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो मतलब देखो ट्रेपेजियम 1 का पहले एरिया निकाल लेंगे, ट्रेपेजियम 2 का एरिया निकाल लेंगे, और दोनों का जब होल एरिया निकल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। ठीक है, तो अब देखो इसको करेंगे 2 1 2, ये 120, हाँ ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, सॉरी ये वाली इसकी हाइट है 20, ये 20, ये हो जाएगा, ये 1200 पहले वाले का आ गया, प्लस ये हो जाएगा 40, 12 5 60, 600। तो टोटल एरिया कितना आ गया हमारे पास 1800 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आपका आ जाएगा 108, 1,08,000 रुपए टोटल कॉस्ट आ जाएगी किसकी, दोनों लैंड की। अब वो कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन, एरिया का रेशियो हमें दे रखा है तो साइड का रेशियो पूछा जा रहा है। तो वही सेम, जब एरिया का रेशियो गिवन हो तो उसको क्या कर दो, अंडर रूट में, तो आपका क्या मिल जाता है, साइड का रेशियो मिल जाता है। अब ये सबके अंदर अप्लाई होता है, ट्राइंगल हो, पॉलीगन हो, जो भी हो। तो एरिया का रेशियो दे रखा है 4:9, तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। अब कह रहा है एक स्टूडेंट ने स्कोर करें 80% इन अ सब्जेक्ट, सपोज 100 मार्क्स का पेपर था, उसने 80 मार्क्स अचीव करे, और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर उसने 100 मार्क का पेपर था तो 60 मार्क अचीव करे। तो अब वो क्या कह रहे हैं, बोथ सब्जेक्ट हैव इक्वल मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज, तो दोनों की ओवरऑल परसेंटेज बतानी है। तो टोटल उन्होंने कितना अचीव करा 140, टोटल कितना था 200, तो डिवाइडेड बाय 200 इनटू में 100, तो उनका ओवरऑल परसेंटेज कितना आ गया 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहा है, एक सेलर ऑफर करता है एक कॉम्बो डील, बाय 3 शर्ट्स फॉर प्राइस ऑफ 2, 3 शर्ट खरीदो और पैसे दो 2 के, और ईच जो हर एक शर्ट है वो उसे कॉस्ट करती है 300 रुपए की। अब देखो अगर 3 शर्ट की बात हो तो उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ेगा दुकानदार को वो कितना पड़ेगा 900 रुपये, और 2 शर्ट का टोटल कॉस्ट प्राइस उसे कितने का पड़ेगा
600 रुपये। अब आप एक चीज देखो, वो 900 का सामान कितने में बेच रहा है, 600 का, तो उसे लॉस कितने का हो रहा है, 300 का, कितने के ऊपर, 900 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। यही हमसे पूछा जा रहा है कि उसका इफेक्टिव लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो 100/3 तो कितना होगा, 33.33% का उसे क्या हो जाएगा, लॉस होगा। अब देखिए, एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर एक ही वैल्यू को पहले डिक्रीज करा जाए और फिर उसी वैल्यू को क्या करा जाए, इंक्रीज करा जाए, तो इस केस में आपको क्या होता है, लॉस होता है, हमेशा ही लॉस होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू, जो भी वैल्यू आपने घटाई और बढ़ाई है, मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो x² अपॉन में 100। ठीक है, x² के अंदर वो वैल्यू भी आ सकती है जो वैल्यू थी, सपोज पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, तो जो फाइनल प्राइस हुआ वो क्या हो जाएगा, 10% लेस होगा। इस केस में हमेशा ही क्या होगा, लॉस होगा। तो उसका फॉर्मूला ये होता है हमेशा, अगर एक चीज को घटाया जाए, बढ़ाया जाए, अपॉन में 100, तो जो भी परसेंटेज निकल के आता है वो होता है लॉस परसेंटेज। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो वो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट पहले डिक्रीज करा गया x% से, x% से कीमत को घटाया गया, फिर वही x% से कीमत को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो जो फाइनल प्राइस था वो क्या हो गया, 10% कम हो गया, मतलब 10% का लॉस हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x। तो देखो लॉस परसेंटेज कितनी है हमारे पास, 10 इज इक्वल्स टू में x² अपॉन में 100, तो x² इज इक्वल्स टू में 1000। अब देखो x का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं इसको अंडर रूट में करूं, तो देखो यहाँ वैल्यूज देखो आपके पास क्या क्या है। देखो सबसे पहले 30 का स्क्वायर अगर आप देखो तो कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 961, सॉरी 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का होता है 961। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है 33 का, 33 होता है हमारे पास 1089। अब ऑप्शंस के अंदर अगर आप जाके देखो तो 30 जो है 1000 से तो छोटा ही है, तो नहीं होगा। 31 नियर बाय 960, मतलब 1000 के मतलब इक्वल सा है, मतलब थोड़ा सा बढ़ाने पे ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 31 का। अब देखो 32 का नहीं दे रखा तो वो भी कंपेयर कर लेते, 33 का दे रखा है तो 1089, तो ये तो 1000 से ऊपर ही चला गया। तो इसका आंसर रहेगा 31.6 x का वैल्यू रहेगा। बस इसके अंदर आपको थोड़ा स्क्वायर याद होने चाहिए तो, और एक ये फॉर्मूला। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 डिफरेंट नंबर इज 24। अगर एवरेज है तो इसका सम कितना हो जाएगा, 120। उसमें से वो क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 15। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर 15 है जिसे मैंने घटा दिया, तो बाकी नंबर का सम कितना बचा, 105। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर, तो डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर विल बी 26.25। अब वो क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है जिसका बेस है विद पैरेलेलोग्राम बेस, समांतर चतुर्भुज, मतलब ऐसे पैरेलेलोग्राम होता है। ठीक है, जिसका बेस एरिया दे रखा है हमें 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे क्या कहा, और उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, और लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ इट्स बेस। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है ना, हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ बेस, यही हमसे पूछा जा रहा है। लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, परिमाप इनटू में हाइट। हाइट हमें दे रखी है 12, वो मैंने लिख दी। लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास कितना है, 384 इज इक्वल्स टू में पैरामीटर इनटू में 12, तो ये कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 32। तो पैरामीटर कितना आ गया, 32। बस ये जो बेस एरिया था इसका कोई यूज नहीं था, अगर आप ये फॉर्मूला पुट करो तो डायरेक्ट आपको पैरामीटर ऑफ बेस मिल जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट इज 68। अगर एवरेज है 25 तो उनका सम कितना हो जाएगा, 25 इंटू में 68, ये कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, 1700 टोटल सम आ जाएगा। अब वो कह रहा है द टॉप 5 स्कोरर हैड स्कोर 80। तो 5 का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 80। तो उन्होंने स्कोर कितना करा, 400। जो टॉप स्कोरर थे उनका सम था, और जो लोएस्ट थे 5, उन्होंने एवरेज स्कोर करा 50, तो उनका सम कितना हो गया, 250। तो टोटल इन लोगों ने मिला जुला के कितना
मतलब सम था 650, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स। तो इन स्टूडेंट्स का पहले तो माइनस कर देते, तो ये कितना आ जाएगा 1050, बाकी के 15 करेंगे तो 15 7 105, तो कितना रह जाएगा बाकी के स्टूडेंट का एवरेज 70। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक जो होलसेलर था वो बल्क ऑर्डर डील करता है और क्या करता है 10% का डिस्काउंट देता है अगर आप 15,000 से ऊपर का सामान खरीदते हो, और एक और 5% का सीजनल डिस्काउंट है, मतलब जो भी सीजन चल रहा होगा उसके अंदर वो 5% का डिस्काउंट देता है, और आपसे कहता है अगर आप 15,000 से ऊपर का खरीदोगे तो मैं 10% का और डिस्काउंट होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना प्राइस पे करेगा अगर एक इंसान 20,000 रुपए की सामान को खरीदेगा। तो देखो 20,000 15,000 से तो ऊपर है, तो इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट जाएगा तो 90% का वैल्यू, सीजनल डिस्काउंट 5% है तो 95% का वैल्यू। ठीक है, कैंसिल कर देंगे ये टोटल। ठीक है, तो देन 95 इंटू में 90 इंटू 95 8550 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर विल बी 17,100 रुपए उसे क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। अब देखिए हमें दे रखा है साइन एक्स दे रखा है, साइन का वैल्यू ही हमें x दे रखा है, तो अगर ये साइड x है तो ये साइड 1 हो गई, क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, और ये साइड क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। तो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है 10a इन टर्म्स ऑफ x, तो 10a क्या होता है, ये दोनों साइड x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो साइन a हमें दे रखा है 3 5, तो ये क्या होगा ट्रिपलेट में 4। ये साइन ए किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही क्या होता है, प्लस पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी होगा कॉजे मतलब साइन के अलावा जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो हमसे पूछा जा रहा है 10a, अब 10a कितना हो गया 3/4, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो आंसर विल बी -3/4। अब देखिए द एंगल ऑफ अ सेक्टर इज, एंगल दे रखा है रेडियन में, तो इसको एंगल बना देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल दे रखा है 45 डिग्री का, रेडियस हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 45 1 जा 45 8 जा 8 से 8 कैंसिल, तो 8 पाई आ जाएगा उसका एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वो क्या कह रहा है, साइन एक्स किसके बराबर है, कॉज एक्स के, हमें वैल्यू बतानी है एक्स की। देखो जब ये साइन एक्स कॉज एक्स के इक्वल है तो a प्लस बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल है। मैं इसको a मान लेती हूँ, इसका जो थीटा है और इसके थीटा को मैं मान लेती हूँ b। अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, या दोनों इक्वल हैं तो ये 90 डिग्री ही होगा। तो x प्लस 2x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू में 100, तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 30.33 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, दो सर्कल हैं जिनका रेडियस है ये है r1 और ये है r2, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है d हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ऐसे दो सर्कल हैं, इनका ये जो कॉमन टेंजेंट है ये हमसे पूछा जा रहा है। डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना 15, और r1 हमें दे रखा है 8 और r2 हमें दे रखा है 3। तो हमसे पूछा जा रहा है ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है pa मान लेते हैं, इसका टेंजेंट का डिस्टेंस कितना होता है। तो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है हमारे पास 15 15 15 जा 225 माइनस में r1 माइनस r2, तो कितना हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 200। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करके फैक्टर बनाओगे तो 2 इंटू में 10 इंटू में 10 ऐसे ही बनेंगे। तो टेंजेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट में 2। ठीक है, सो 10 अंडर रूट 2 में इसका आंसर रहेगा। अब वो क्या कह रहा है, अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त के केंद्र से खींची गई एक रेखा एक जीवा को समद्विभाजित करती है। अब ये तो हमें पता है, जब भी सेंटर से एक लाइन आती है किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या करती है, इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द कॉर्ड। ये वाला हमें एंगल पूछा जा रहा है, तो कितने डिग्री का है ये 90 डिग्री का।
अब वो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड डिवाइड करती है एक सर्कल को दो आर्क के अंदर, ठीक है, एक सर्कल को दो चापों के अंदर विभाजित कर देती है एक जीवा, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क एट अ सर्कमफ्रेंस, दीर्घ चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना है। अगर ये कोण है 110 डिग्री, सपोज इसको मान लेते हैं x, तो वो कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ठीक है। तो हमसे ये सेंट्रल एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर ये x होता है तो ये हमेशा कितना होता है, x/2। सेंट्रल एंगल से हमेशा जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, आधा होता है। तो अगर ये है x/2 तो ये कितना होगा, इसका डबल होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 220 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ए बी एक कॉर्ड है जो क्या करती है, एक एंगल बनाती है 50 डिग्री। देखो, अगर आप एक कॉर्ड से कितने भी एंगल बना दो, एक कॉर्ड से कितने भी एंगल बना दो, ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक कॉर्ड से आप कितने भी एंगल बना दो, सबका एंगल क्या, सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि एक कॉर्ड ने एक एंगल बनाया 50 डिग्री सर्कल के ऊपर, फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ए बी एट अनदर पॉइंट डी। अगर सी पे उसने 50 डिग्री बनाया तो डी पे भी 50 डिग्री बनाएगी, ई पे भी 50 डिग्री बनाएगी, तो आंसर क्या रहेगा, 50 डिग्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट पी, एक यहां से मैंने पी पॉइंट बनाया है जिससे उसने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, पी ए और ये दूसरी टेंजेंट ड्रॉ हो गई पी बी, ठीक है। अब देखो, अभी हमने अगर सर्कल वाले थ्योरम्स के अंदर अगर जाएं, अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स किसके ऊपर ड्रॉ करती हैं, सर्कल पे, तो वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब आपको यहां से इतना पता रहना चाहिए, पी ए किसके इक्वल रहेगी, पी बी के इक्वल रहेगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक थर्ड टेंजेंट को ड्रॉ करा गया है टू अ सर्कल एट पॉइंट क्यू जो इंटरसेक्ट करती है पी ए और पी बी को। देखो यहाँ पे अगर मैं एक क्यू पॉइंट बना दूं और यहां से एक सर्कल के ऊपर एक और टेंजेंट बना दूं जो पी ए को आर पे डिवाइड कर रही है और पी बी को किस पे डिवाइड कर रही है, एस पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखो तो ये आर भी एक आउटसाइड पॉइंट बना लो, तो आर ए किसके इक्वल रहेगा, आर क्यू के, आर ए किसके इक्वल रहेगा, आर क्यू के, और एस भी एक पॉइंट बना लो तो एस क्यू इक्वल रहेगा एस बी के, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, पी ए उसने हमें दे दिया 10 सेंटीमीटर, अगर पी ए 10 सेंटीमीटर है तो पी बी हमारा 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पैरामीटर बताना है, परिमाप बताना है पी आर एस का। तो पी आर एस, ये जो पी आर एस बना है ये बताना है। अब देखो पी आर एस के अंदर आपके पास क्या क्या आ रहा है, पी आर, ठीक है, पी आर तक आ रहा है, प्लस में पी एस आ रहा है, प्लस में आर क्यू और प्लस में क्यू एस आ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अगर मैं सिर्फ पी आर की बात करूं, पी आर, और ये आर क्यू की बात करूं, अगर ये आर क्यू है तो मैं आर क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, आर ए लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा था आर क्यू किसके बराबर है, आर ए के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं पी आर प्लस आर क्यू कर देती हूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पी आर प्लस आर ए, ठीक है। पी आर प्लस आर ए ये पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, पी ए बन जाएगा। और ऐसे ही सिमिलरली दूसरी साइड का भी होगा। अगर मैं क्यू एस की जगह क्या लिख दूं, एस बी, क्योंकि क्यू एस और एस बी क्या है, आपस में इक्वल है। तो जो दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड पी एस प्लस में एस बी हो जाएगा, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, पी बी। तो टोटल अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं दोनों साइड्स को, तो हमें ये जो पूरा ट्राइंगल है इसी का पैरामीटर मिल जाएगा। तो इसका पैरामीटर कितना रहेगा, दोनों साइड 10-10 की है, तो टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इसका देखो आंसर भी देख लो, यही है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।